आज हम आपके बीच में लाए हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 का सॉल्यूशन, यानी कि हल, जो आपको इतनी अच्छी से कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और समय के साथ पूरी वक्त के साथ बने रहें। कुल प्रश्न 40, सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, यानी कि देना जरूरी, कंपलसरी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प A, B, C, D। जो सही उसी को टिक करे और ओमार सीट में इस तरह का उसको रंग भरे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करें। जी हाँ, सही विकल्प A है तो A, B है तो B, C है तो C, D है तो D। गलत उत्तर के लिए कोई अंक। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रश्न का विकल्प गलत है और हमने गलतियां कर दी, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं। आपको अगर गलती हो गई तो उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अब ये रहा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर चलते हैं, सीधा सीधी प्रश्न में हम चलेंगे कि अब प्रश्न क्या कहता है। तो चलिए, जी हाँ, अब देखिए क्लास 10 वाले। हाँ, चलिए प्रश्न, पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये क्लास 9 का सवाल है। कब हुई थी? क्लास 9 का सवाल है, फर्स्ट चैप्टर में फ्रांसीसी क्रांति में। तो ये लुई 16वां का याद है, तो 14 जुलाई 1789। यहाँ 14 जुलाई तो नहीं है, लेकिन 1789 है, तो सही आंसर है 1789। चलिए, पहला प्रश्न आंसर घ। दूसरा प्रश्न, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक। ये जो फ्रांसीसी क्रांति में एक जो फिलोसफर था, दार्शनिक था, उसने एक बुक किताब की रचना की जिसका नाम था सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसने किया था? तो रूसो द मॉन्टेस्क्यू। वॉल्टेयर विद्रोह नहीं, रूसो। ये एक ही आंसर है, रूसो, यानी कि दूसरा का क। अगला प्रश्न है, यंग इटली। तो यंग इटली हो या यंग यूरोप हो या कार्बोनारी सदस्य का, देखिए इन सभी का संबंध एक ही व्यक्ति, एक ही शख्स से था, जिसका नाम था जिउसेप्पे मैत्सिनी। जी हाँ, मैत्सिनी। हिंदी की किताब में आपको जिउसेप्पे मैत्सिनी देखा, इंग्लिश में मजीनी। तो यहाँ कावूर नहीं होगा, कावूर का इटली से संबंध है, लेकिन वो मंत्री था। बिस्मार्क का जर्मनी से संबंध है, नहीं होगा। रूसो एक दार्शनिक था, तो नहीं। सही आंसर है ख, मैजिनी, यानी कि मैजिनी, जिउसेप्पे मैत्सिनी। यंग इटली की स्थापना हो या यंग यूरोप, दोनों का स्थापना जिउसेप्पे मैत्सिनी ने किया था। चौथा प्रश्न, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण कब हुआ? तो जब आप एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 में जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा 1859 से 1870 तक, यानी कि शुरू हुआ 59, खत्म हुआ 70। तो जी हाँ, सही आंसर ग, 70। शुल्क जोल्वेराइन, इसका एक जोल्वेराइन भी होता है, किसी किसी किताब में सोल्वेरीन भी होता है, तो आपको घबराना नहीं है, जोल्वेराइन ही सोल्वेरीन है। तो इसका संबंध कहाँ से है, कहाँ पहल किया गया? तो जब जोल्वेराइन का संबंध हो तो यानी कि जर्मनी। ठीक है, ज से जोल्वेराइन, ज से जर्मनी। फ्रांस नहीं, रूस नहीं, ऑस्ट्रिया नहीं, तो सही आंसर है क, पर्सा। पर्सा जर्मनी में है। तो 5 का आंसर जाता है क। 6 का आंसर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जी हाँ, इसे सबको मालूम है, 13 अप्रैल 1919। इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो क। अब अगला प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किन्होंने की?
हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना और किसी ने नहीं, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता ने किया था। अगला प्रश्न 8 नंबर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो जी इसको ये किसने कहा? तो किसने कहा? तो किसी और ने नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ग, 8 का आंसर है ग। अगला प्रश्न 9, ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद, जब कैसरे हिंद की बात हो, देश का सबसे हिंद का कैसर, हिंद का ताज, तो वो जाता है आपका महात्मा गांधी, घ। तो 9 का आंसर घ। सीमांत गांधी, गांधी तो बहुत, गांधी बहुत नहीं, गांधी एक था, सॉरी, वो थे महात्मा गांधी, लेकिन एक सीमांत के गांधी थे, और वो गांधी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 10 का आंसर जाता है ग। तो ऐसे अगर है तो महात्मा गांधी, और सीमांत का गांधी तो खान अब्दुल गफ्फार का। अब आते हम लोग ज्योग्राफी में, हिस्ट्री खत्म, तो ज्योग्राफी में आते हैं। तो ज्योग्राफी में आने से पहले हम आपको बताते हैं कि ज्योग्राफी में क्या। तो ज्योग्राफी में देखिए पहला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है? तो जैव अजैव यानी कि 2 प्रकार। तो 11 का क पहला। 12, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित के मुख्य कारण। तो क्या है? अधिक सिंचाई, ख, अधिक सिंचाई। 13, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में, जो ब्राजील का शहर है, रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील का शहर। तो का 1992, का 1992। 14, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो 14 का घ। तो 15, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के लिए, प्राणी जात के ह्रास का सही कारण है? मतलब इसको कौन सा प्राणी जात का ह्रास, उसे खात्मा कर रहा है? तो इसका आंसर है घ, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। जितना ज्यादा आप औद्योगिक उद्योग लगाएंगे, जितना ज्यादा शहर बनाएंगे, तो जंगल, नदी नाले सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इनकी सुंदरता में कमी आएगी, जंगले कटते चल जाएंगे, जानवरों के कमी आएगी। ठीक है, नदी और मृदा अपरदन ज्यादा होगा, नदियों में भी कमी आएगी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब? जब बाघ परियोजना का बात हो, तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय 22 ही टाइगर थे इंडिया में, जो 1992 आते आते 122 हो गए, सॉरी, शायद 50 टाइगर थे, जो, हाँ सॉरी, 50 सच ये है। बाघ परियोजना का मैं बता देता हूँ आपके सामने कि बाघ परियोजना इसलिए शुरू हुई क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में 50 टाइगर बचे थे, जो 1992 आते आते 122 हो गए। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। चलिए, आपको आंसर मिल चुका है, खा 1973। अब हम 17 नंबर की ओर चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधन संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो किस श्रेणी में रखा गया है? संकटग्रस्त, जातिग्रस्त, दुर्लभ जाति, लुप्त। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय होता है, इसमें किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो ये सभी आते हैं, संकटग्रस्त भी, लुप्त भी, सभी आते हैं। तो इनमें से सभी, घ, 17 का घ। चलिए, 18 नंबर, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिर्फ फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज का खास निर्माण करवाया? तो कौन करवाया? तो इसका आंसर जाता है इल्तुतमिश। तो 18 का ख। 19 का आंसर, 19, निम्नलिखित में
से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो कौन सा? तो आपका आंसर जाता है का। बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। तो बहुउद्देशीय जल परियोजना तो उसी क्षेत्र में लाया जाएगा ना जहां पे जल की कमी होगी। ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध 20 नंबर। तो इसका सही आंसर जाता है, द राइट आंसर गोज टू ग, नर्मदा। तो नर्मदा। चलिए, कौन बनेगा एग्जाम का पति? सामान्यता किस देश का विकास के लिए आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो देखिए, सामान्यता किस देश का विकास के लिए क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता दर। अब किसी भी देश का विकास, डेवलपमेंट कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए क्या लोगों का प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति का सालाना कितना कमाई, ये भी जरूरी है। औसत साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई शिक्षा भी जरूरी है। लोगों की स्वास्थ्य, ये भी जरूरी है। तो इसमें आएगा घ, उपरोक्त सभी। कोई भी देश को तरक्की करने के लिए इन सभी तीनों चीज होना जरूरी है। पैसा है और स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है और औसत साक्षरता नहीं है, तो क्या पता एक आदमी मोटा ताजा है लेकिन काम नहीं करता, एक आदमी काम करता है लेकिन स्वस्थ नहीं है, एक आदमी कमाता है लेकिन स्वस्थ नहीं, तो फिर भी तो गड़बड़ है ना। चलिए 22 नंबर। मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवार की आय 4,000 से 7,000, 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? देखिए क्या बोलता है, इन परिवार की प्रति व्यक्ति 5। देखिए मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, कितना? 4 परिवार। इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का कितना आय है? 5,000, तो 4 व्यक्ति का कितना हुआ? 20,000। 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है। देखिए प्रति व्यक्ति 5 बोला, तो क्या करेंगे हम लोग? तो कितना होगा? 4 7 20,000 है, तो 4 7 13, सॉरी 4 7 13 नहीं, 7 4 11 होगा, 11 और 3 14। तो हम क्या करेंगे? 20,000 में 14,000 घटा देंगे। प्रति व्यक्ति भाई एवरेज बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप साफ साफ समझिए, टोटल आय कितना है? 5,000 प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एवरेज है। तो 4 गुना 5,000 तो 20,000, और देखिए एक का है 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, इनको घटा दीजिए, 7 3 10 4 14,000, कितना होता है? 14,000। अब 20,000 में 14,000 घटा दीजिए तो कितना बचेंगे? 6,000। राइट आंसर गोज टू घ, सरल। तो 22 का जाता है घ, 6,000। चलिए ये अपने आप बना सकते हैं, इसमें किसी की मदद की क्या जरूरत है। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? अब मानव विकास रिपोर्ट देखिए, अब जब भी मानव विकास का तो स्वास्थ्य भी होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी, शिक्षा, इन तरह के अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो मानव का विकास कैसे होगा? शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, अभी मैंने बताया आपको पहले। तो जो मुझे ज्ञात है ये आपको भी ज्ञात है, प्रति व्यक्ति आय, तो उपरोक्त सभी। तो 23 का घ। आंसर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप आंसर की डाउनलोड कर ले और अब आप भी अपने से टिक आउट कर सकते हैं, और नहीं तो आंसर आपको लास्ट में वीडियो के साथ अटैच मिलेगा। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। चलिए और 24 नंबर। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 100 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? अब बताइए क्या कहलाए? एक वर्ष में कितने बच्चे पैदा हुए? 1,000 जीवित। 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या करें? अगर 1 वर्ष यानी 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना जिएगा तब ना 1 वर्ष होगा। तो 9वें महीना में मर जाए, 8वें महीना में मौत आ जाए, 10 महीना में, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बुजुर्ग नहीं ना बोलेंगे, शिशु बोलेंगे, छुआ बोलेंगे, बच्चा बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? शिशु मृत्यु दर। मातृत्व नहीं होगा, मातृत्व मतलब वहीं पे माँ के पेट में ही, अगर मृत्यु दर मतलब वो सबका मृत्यु दर होता है।
औसत जन्म दर, वो सबका औसत जन्म, तो क्या होगा शिशु मृत्यु दर। 24 का क। आप क्वेश्चन को निकाल ले और वीडियो के साथ साथ टिक मारते जाए। 25 वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधियां है? तो देखिए, तो इसका सही आंसर है प्राथमिक। सही आंसर है प्राथमिक। तो 25 का सही आंसर जाता है आपको प्राथमिक ख। 26 वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? तो उसका सही आंसर जाता है संगठित क्षेत्र। क्या कहलाता है? संगठित क्षेत्र, यानी कि संगठन बना के। तो यहाँ पे है संगठित क्षेत्र का। 26 का क। चलिए, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षा और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं? कार्य सेवा क्षेत्र किसके आएंगे बताइए आप ही, आप तो पढ़े हैं। तो देखिए किसका आएगा? क नहीं, ग नरेश। किसके आएंगे? नरेश और राकेश। अब ये इकोनॉमिक्स का है, तो आप पूछ लीजिए अपने टीचर से, हम आंसर बता दे। रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाले सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन कराता है। तो रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार गारंटी? अब बताइए कितने दिनों की? तो जब मनरेगा वाला जो कार्य होता है उसमें सरकार बोल दिया है कि 100 दिन का गारंटी देते हैं। कितना? ग। आप भी पंजीकृत हो जाइए तो कितना दिन का रोजगार मिलेगा? 100 दिन सरकार देगी। तो 28 का आंसर है ग। क्या है? ग 100 दिन। चलिए 29 का देखिए, 29 का इतना बड़ा प्रश्न। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने एक वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा बताइए? आप ही बताइए। वो तो काम करता था, उससे क्या, वो तो साथ में काम किया ना, तो जरूरी नहीं है कि साथ में काम करने से आय बढ़ जाएगी। हो सके वो जितना काम होगा उसको एक मजदूरी के जैसा, तो इसलिए क्या कहलाएगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहलाएगी? ख प्रच्छन्न बेरोजगारी। 30 अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो बताइए क्यों की जाती है गणना, क्यों की? तो इसका सही आंसर जाता है ख दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। ठीक है, पढ़ते 31 नंबर। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है बताइए? तो 31 नंबर, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकार है। हाँ ये तो है। इसमें सभी सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। हाँ घटता है। यह अस्थिरता में आपसी फूट को बढ़ाता है। नहीं, आपसी फूट को कौन बढ़ाएगा? सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। तो ये सब भी होता है, लेकिन सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा आंसर क्या है? एक मिनट, 31 असत्य है। तो सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती भी सत्य है। अब फूट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जहां सत्ता की साझेदारी होगी, लोकतंत्रात्मक सरकार होगा, डेमोक्रेसी होगा, अस्थिरता नहीं, आपसी फूट नहीं बढ़ सकता। अस्थिरता नहीं, स्थिरता हो जाती है। चलिए ग राइट आंसर। ये कथन गलत है, लेकिन आंसर होगा सही ग। राइट आंसर गोज टू ग। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? अब बताइए कौन नहीं है? तो बेल्जियम में कहाँ नहीं बोलते हैं? तो डच बोलता था, जर्मन भी बोलता था, फ्रेंच भी बोलता था, एक ठो भाषा नहीं बोलता था, उसका नाम है स्पेनिश। तो खा स्पेनिशवा नहीं बोलता था, ठीक है। स्पेनिश नहीं बोलता था रे बुतरू लोग, तो स्पेनिश को मारिए खा नंबर को सही। तो 32 का द राइट आंसर गोज टू 32 नंबर खा। 33
स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया था? वहां तो मारे मार था, काटे काट हो गया था ना। 1978 और 80 से जो लड़ाई चला वो 2009 तक चला। ये तो भाषा के लिए तो चलबे किया था। तो किसको बनाया गया था राष्ट्र? जब 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, 1948 में श्रीलंका जब स्वतंत्र हुआ तो राजभाषा बना कौन? सिंहली। ये तमिल को पसंद नहीं था क्योंकि सिंहली की आबादी ज्यादा थी, राजभाषा को बना सिंहली। तो 33 का राइट आंसर जाता है आपका घ। चलिए अब तो धीरे धीरे खत्म है, तो इतना दूर रुके तो और रुक जाइए। चलिए श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? अभी बताएं कब बना? 1948 में। द राइट आंसर घ। ठीक है, हमारा बात को सुनते जाइएगा, कहीं कहीं आंसर आपको पहले भी मिल जाएगा। निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? संघवाद की नहीं है तो जहां केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के बीच में जब समन्वय होता है, बैलेंस बनता है, तो इसको संघवाद कहते हैं। दोनों एक दूसरे से मिल के कार्य करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में दखल अंदाजी बिना कानून के सहमति, बिना संविधान के अनुच्छेद के अगर नहीं करते हैं तो यही संघवाद है। तो का चीज गलत है? तो इसको देखिए का चीज गलत है 35 का। ऐसे आंसर देखिए, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, ये तो एकदम सही है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करता है, एकदम सही है। राज्य वाला भी झारखंड में करेगा और केंद्र वाला भी झारखंड में करता है। देखिए मुख्यमंत्री भी झारखंड में करता है, प्रधानमंत्री का भी तो चल सकता है, नहीं भी सही है। विभिन्न स्तरों में किसकी सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में, देखिए अभी बोले हम कि संविधान में स्पष्ट होता है, ओ विशेषता नहीं, स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, नहीं वर्णित होता है बाबू, यहाँ नहीं है, हम बोले ना वर्णित होता है, तो यही मिल गया कि ग। संविधान में लिखा हुआ है, वर्णित मतलब दिखाया हुआ है कि केंद्र ऐसे चलाएगा और राज्य ऐसे चलाएगा, ये तो संघवाद है। केंद्र राज्य वाला में टांग नहीं अड़ाएगा, राज्य केंद्र वाला में टांग नहीं अड़ाएगा, कुछ कुछ में ऐसे बहुत सारा लिखा हुआ है। और दोनों एक एक नागरिक में शासन करता है। मुख्यमंत्री के लिए भी झारखंड वाला वोट दे सकता है और प्रधानमंत्री के लिए भी। तो ग, तो 35 का जाता है द राइट आंसर गोस टू ग। चलिए 36 में देखते हैं। अंग्रेजी तो थोड़ा मोड़ा रहबे करेगा ना हम लोग का, वैसी टाइप वाला। निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा में रूप में शामिल नहीं है? तो देखिए कौन नहीं शामिल है, तो चलिए 36 का कौन नहीं शामिल है? अनुसूचित, एक होता है अनुसूचित जाति, एक होता है अनुसूचित। देखिए अनुसूचित, मतलब भारत का अनुसूचित 22 तो है ना, उससे ज्यादा है। तो संथाली है, असमिया भी है, मैथिली है, अरबी नहीं है बाबू, अरबी बाहरी भाषा है, इसलिए अरबी को नहीं रखा गया। तो 36 का आंसर है क, अरबी। चलिए 37 का, 37 का, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची। तो इसका सही आंसर जाता है आपको 37 का घ, स्थानीय सरकार अविष्ट अधिकार नहीं। स्थानीय सरकार को एकदम अविष्ट मतलब अंदाजी अधिकार नहीं प्राप्त है जी, उसको भी संविधान में शो है। तो घ, 37 का घ। 38, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखिए जब सत्ता का बंटवारा केंद्र से राज्य से स्थानीय सरकार, वही पंचायती मुखिया, निमकी मुखिया वाला सीरियल है न्यूसी वाला। अब स्थानीय देखिए तो 38 का क्या होगा? 38 का, अब देखिए आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आंसर सही है ख 38 का। तो 38 का आंसर है ख। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ठीक है, एक आंसर ये भी आ सकता है कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम कौन सा ईस्वी में उठाया गया? तो आप ये देखिए, इसको भूलिएगा मत, 1992 में। कुछ कुछ यहीं से प्रश्न आ जाएगा, तो आपको भूलना नहीं है। चलिए तो 39-40 करीब है बाबू, इंटरवल हो नहीं, अब फाइनल है, अब क्लाइमैक्स की ओर है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए वर्ग के विशेष के हित
देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से। 39 का सही आंसर है दबाव समूह घ। 39 का सही आंसर है घ। 40 का सही आंसर है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ भी कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए श्रीलंका संगनात्मक संघ। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 40 का घ और 39 का ख, ये रहा आपका खात्मा खत्म। तो वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, प्यार बरसाइए, शेयर कीजिए, नया तो सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी हमको 1000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए। 700 तो है ये है, 700 प्लस है, 300 चाहिए। और वो आप लोग तो दे सकते हैं, प्यार बरसाइए, 1000 भर दीजिए, तनी हम लोग को भी तो सपोर्ट मिलेगा। 1000 में देख के और ताकत होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कि थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक, चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, घंटा बटन को इसे ढंग ढूंग ठंग ठुंग बजा दीजिए। ठीक है, और जितना हो सके कमेंट कीजिए, हम आपके बीच वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।